हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात की थी, फिर उन पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। आज हमने लेने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। उसके बाद में हम जो बचे हुए टाइप ऑफ सेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। यानी आपको कुछ सेट दे रखे हैं, ठीक है। आपको उनमें से ये पहचानना है कि उनमें से रिक्त समुच्चय कौन से हैं। रिक्त समुच्चय का हो, नल सेट का हो, एम्प्टी सेट का हो, जीरो सेट का हो, वॉइड सेट का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि नल सेट हम किसे कहते हैं। नल सेट का मतलब या रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, जीरो हो, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो चलिए एक एक से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आप ध्यान करो, विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम प्राकृत संख्याओं की तो परिभाषा यही होती है, डेफिनेशन यही होती है कि ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य ना हो, जिनमें 2 का भाग ना जाए। द नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये तो क्या बोल रहा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। तो 2 से भाज्य तो कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। आपको पता है कि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये सेट कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। क्यों बनेगा, नल सेट क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो ऑड है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जो 2 से डिवाइड होगा वो ऑड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं। क्लियर, ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब आप अगर नोटिस करोगे तो सारे के सारे जो प्राइम नंबर हैं वो कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ओनली एक को छोड़ के। कौन सा, 2 एकमात्र ऐसा है, 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो अगर मैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की बात करूंगा तो उसका एक एलिमेंट तो है हमारे पास जो इवन भी है प्राइम भी है, वो कौन सा है, 2। इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। तो कहने का मतलब है कि पहला तो एम्प्टी था, रिक्त समुच्चय था, लेकिन दूसरा एम्प्टी नहीं है। तीसरा देखो, जब आप थर्ड क्वेश्चन की बात करोगे तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 5 से छोटा है, 7 से बड़ा है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। अब ऐसा तो आपके पास कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। भाई अगर कोई नंबर 7 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 से तो बड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 5 से छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 7 से छोटा ही होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। इसका मतलब है कि ये जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, नल सेट बनेगा। क्लियर है, एम्प्टी सेट या नल सेट। देखो सीधी सी बात है, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आ जाए ना वो नल सेट होगा। ठीक है, जहां पर आप एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं सोच पाओ जो उस सेट में आए, वो क्या बन जाता है, रिक्त समुच्चय बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा तीसरा। ठीक है, चौथा देखें, y such that y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का ओवेनिस्ट बिंदु है। y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अब आप ध्यान से देखो तो 2 जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। जैसे देखो ये दोनों लाइन हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब आप पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देखते हो तो उसकी 2 डेफिनेशन आप पढ़ते हो। कौन सी, एक तो ये होती है कि ऐसी रेखाएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर है। दूसरी क्या पढ़ते हो कि 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर है, तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, जबकि ये तो क्या बोल रहा है कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, और उधर हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कॉमन पॉइंट ना हो। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा। ठीक।
ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है। तो इसमें से केवल और केवल एक सेट ऐसा था समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो एम्प्टी नहीं था, बाकी 3 कैसे हैं, एम्प्टी सेट हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपकी समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। एम्प्टी सेट अगर आपको चेक करना है तो बस आप ये चेक कर लो कि उस सेट में कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो वो नल सेट नहीं होगा, अगर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया तो नल सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी आपको ये चेक करना है कि इनमें से फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। तो आपको पता है कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जिनको हम आसानी से काउंट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, जिन्हें हम आसानी से गिन सकें, वो तो कौन से होते हैं, फाइनाइट होते हैं। और जिनको हम आसानी से गिन नहीं सकते यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। यानी आपको एक साल में कितने महीने होते हैं उनका एक सेट बनाना है और फिर बताना है कि वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो देखो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। चाहे आप उनको ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीने हो गए। आप हिंदी वाले ले लो, हिंदी वाले जो होते हैं चैत्र, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन वगैरह जो होते हैं उनको ले लो, वो भी 12 महीने होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो काउंटेबल है। 12 को तो आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हो, है ना। 12 जो एलिमेंट है उनको तो बहुत आसानी से आप काउंट कर पा रहे हो। आप उसकी कार्डिनलिटी बता पा रहे हो। कार्डिनलिटी कितनी हो गई इसकी, 12 हो गई। क्लियर है। कार्डिनलिटी जब आप बता पा रहे हो तो वो कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट सेट और हिंदी में कहो तो परिमित समुच्चय हो गया। समझ में आया क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को बहुत आसानी से काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकंड की जब हम बात करते हैं तो देखो सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो आगे एंड सो ऑन लगा हुआ है, आगे एंड सो ऑन लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आगे मतलब कहां तक जाएंगे, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। जब इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो हम तो इसमें बता ही नहीं पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। भाई इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, लेकिन इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि मैं इसकी कार्डिनलिटी नहीं बता पा रहा हूँ, और कार्डिनलिटी अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ये कौन सा सेट हो गया, अपरिमित सेट हो गया। ठीक है, अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय कहो या फिर इंग्लिश में कहो तो इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है, इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आया क्यों हुआ। तीसरा देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, 99 और 100। अब देखो यहां पर एंड सो ऑन लगा था, लेकिन कहां लगा था, लास्ट में। यहां भी एंड सो ऑन लगा है, लेकिन एंड सो ऑन के बाद में क्या लिखा हुआ है, 99 एंड 100। इसका मतलब सीधा सा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके ये जाएगा और स्टॉप कहां पर हो जाएगा, 100 पर। 100 पर स्टॉप हो जाएगा। जब 100 पर स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 100 एलिमेंट हैं। 100 एलिमेंट है। जब ये आपको पता है, यानी इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 100 है। जब आपको ये पता चल चुका है तो ये सेट कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, यानी परिमित समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को आप इंग्लिश में लिख सकते हो, सॉरी इंग्लिश में लिख सकते हो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। क्लियर है भाई। एलिमेंट कितने भी ज्यादा हो, लाखों करोड़ों में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनको काउंट कर पा रहे हो तो वो परिमित होगा। काउंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्लियर, ओके। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक की जब हम बात करेंगे तो देखो ये सेट कौन सा बनेगा, 100 से बड़े की बात करेंगे तो 101 102 103 104 105 एंड सो ऑन।
कहने का मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 की बात करेंगे तो 100 से बड़े तो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगा ये सेट, तो टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगा, इसका मतलब सीधा सा है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी हो गई। जब हम इसकी कार्डिनलिटी नहीं बता पा रहे हैं तो ये सेट कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का हो, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। और समझ में आया क्यों क्यों कहा हमने इनफाइनाइट, क्योंकि एक 100 से बड़े की जब हम बात करेंगे तो 101, 102, 103 एंड सो ऑन, आगे कहाँ जाएगा, इनफाइनाइटी की ओर जाएगा, इसलिए ये कौन सा हो गया, अपरिमित हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखो, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं और वो भी 99 से छोटे। देखो इसने ऐसे तो खैर ये बोला है पूर्णांकों का, अगर केवल यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 99 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय केवल ऐसे होता तो इसका आंसर होता इनफाइनाइट, क्योंकि 99 से छोटे पूर्णांक इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्यों होता है इनफाइनाइट, क्योंकि पूर्णांकों में आपको पता है इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो 99 से छोटे अगर केवल इंटीजर की बात करता तो वहां पर कितने हो जाते, इनफाइनाइट हो जाते। लेकिन साथ में इसने एक टर्म लगा दिया और वो टर्म क्या है, अभाज्य, यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक से बड़े ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होते हैं, एक से बड़े। ठीक है, तो एक से बड़े की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब सीधा सा है कि पॉजिटिव होंगे। आप ये भी बोल सकते हो कि एक से बड़े सभी धनात्मक पूर्णांक या सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, भाई प्राकृत संख्या तो धनात्मक ही होती हैं, आप ये बोल सकते हो एक से बड़ी सभी प्राकृत संख्याएं जिनके गुणनखंड ठीक ठीक 2 होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक से बड़े सभी धनात्मक पूर्णांक जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब यहां पर इसने क्या बोला है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य जैसे इसने बोला तो हमने नेगेटिव को सारे को हटा दिया, क्योंकि प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। प्राइम नंबर अगर नेगेटिव नहीं होते हैं, अगर प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि 99 से छोटे जब हम बात करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएंगे, 99 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 97 होता है, तो 97 तक जाएंगे। अब इसकी कार्डिनलिटी तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फिर परिमित समुच्चय हो जाएगा। कौन सा है, 5th क्वेश्चन, तो 5th का आंसर हो जाएगा परिमित समुच्चय। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा कि परिमित क्यों हुआ, ये परिमित सिर्फ अभाज्य कहने की वजह से हुआ ये परिमित। ठीक है, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में चेक किया था फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेम इसमें भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ही चेक करना है कि कौन सा परिमित होगा और कौन सा अपरिमित होगा। क्लियर है, ओके। तो देखो पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ये तो होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो लाइन है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस है। इसने क्या बोला है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय यानी द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल तो आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। भाई इसके पैरेलल आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उनकी कोई काउंटिंग थोड़ी ना होगी, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप अप साइड में भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, डाउन साइड में भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये सारी की सारी लाइन कैसी हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। यानी इस सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी तो सीधा सा है कि ये जो सेट होगा वो कौन सा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय को ही आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो, इनफाइनाइट सेट बोल देते हो। क्लियर है, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। सेकंड देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब आपको पता है इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश में आपको पता है टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं।
तो 26 अल्फाबेट होते हैं, इसका मतलब है कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 26 हो गई। जब इस सेट की कार्डिनलिटी ही 26 हो गई, आप इसके एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हो, मतलब काउंटेबल इसके एलिमेंट हैं, तो सीधा सा है कि ये जो सेट होगा वो कौन सा हो जाएगा, फिर परिमित समुच्चय हो जाएगा। परिमित समुच्चय को ही आप क्या बोल देते हो, परिमित समुच्चय को ही आप बोल देते हो फाइनाइट सेट। क्लियर है? तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, थर्ड की बात करते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल की जब आप बात करोगे तो देखो, आप 5 की टेबल बोलते हो तो वो टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे क्या हैं, उसके 5 के मल्टीपल हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब टेबल तो आप 50 पर स्टॉप कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके मल्टीपल 50 पर स्टॉप हो गए भाई, मल्टीपल तो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, 55, 60, 65, 70, 75। कहने का मतलब सारे के सारे ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं वही क्या हो गए, इसके मल्टीपल हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन लगते ही ये समुच्चय कौन सा बन गया, ये समुच्चय बन गया कौन सा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मतलब कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब समझना, जैसे यहां पर इसने दिया था कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के क्या है, गुणज हैं। गुणज हैं तो कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता, गुणज की जगह मान लो ये लिख देता क्या, गुणनखंड, ठीक है, मतलब मल्टीपल की जगह ये क्या लिख देता, फैक्टर, तो फिर यही सेट कौन सा हो जाता, फाइनाइट हो जाता। क्योंकि 5 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ओनली 1 एंड 5 दो ही फैक्टर होंगे, उसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं इसका। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे गुणज पूछे हैं, किसी भी नंबर के पूछ ले, गुणज अगर पूछे हैं तो वो तो होंगे इनफाइनाइट, लेकिन गुणनखंड पूछे हैं तो फिर वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो थर्ड क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ था वो कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आप एक चीज समझना, आपके दिमाग में आएगा कि सर पृथ्वी पर तो कितने सारे जानवर रहते हैं, कितने सारे जानवर रहते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। नहीं बेटा, इनफाइनाइट नहीं होगा। मान लेते हैं कि बहुत सारे जानवर रहते हैं और उनकी काउंटिंग में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन काउंटिंग तो कर सकते हैं। आपने देखो जैसे जनसंख्या की गणना होती है, भाई इंसान भी तो बहुत बहुत है यहाँ पर, लेकिन जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, उससे हम पता लगा लेते हैं ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है। तो जब हम पॉपुलेशन पता कर सकते हैं तो नंबर ऑफ एनिमल क्यों नहीं पता कर सकते। क्लियर है? तो आपको भी पता है कि एनिमल की भी गणना होती है, जानवरों की भी गणना होती है ना। तो उनसे हम नंबर ऑफ एनिमल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, उनको हम पता लगा सकते हैं। तो इसलिए ये जो सेट होगा वो कौन सा होगा, परिमित समुच्चय होगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, परिमित समुच्चय। देखो मैंने आपको एक ही चीज बोली है, फाइनाइट सेट। मैंने आपको देखो एक ही चीज बोली है, और वो क्या बोली है कि अगर आप चाहे लाखों करोड़ों अरबों कितने तक भी आप उसे काउंट कर पा रहे हो तब तो वो फाइनाइट ही होगा। बस आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, जहां आप ये बोल दो कि टुवर्ड्स इंफिनिटी, वो इनफाइनाइट होगा। अब जानवरों के लिए आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर इनफाइनाइट जानवर है, इनफाइनाइट जानवर थोड़ी ना होंगे अर्थ पर। भाई अर्थ पर जितने भी जानवर रहते हैं वो भले ही लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने भी हो, मिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो, लेकिन काउंट तो कर सकते हैं ना उनको, और काउंट कर सकते हैं तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, फिर फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा। बस इसमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। तो देखो आपने ये बनाया कार्टेशियन प्लेन, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश, और ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। इसने क्या बोला है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर तो कितने भी वृत्त जा सकते हैं बेटा, एक चीज जरूर ध्यान रखना है, इसने मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि जिसके ऐसे वृत्तों का समुच्चय जिसका केंद्र मूल बिंदु, हाँ वो भी इनफाइनाइट होता है नो डाउट, लेकिन इसने मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय बोला है, तो इसलिए सेंटर इसका मूल बिंदु नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आप इस तरह से कितने भी सर्कल बना सकते हो, आप जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में बनाओ, यहां भी बना सकते हो। देखो कितने भी सर्कल बना सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो,
तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आप यहां से कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सर्कल जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, तो इसलिए कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब ये कौन सा हो गया फिर, इनफाइनाइट हो गया, यानी अपरिमित समुच्चय हो गया। समझ में आया? तो देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित, अंग्रेजी वर्णमाला परिमित, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं तो अपरिमित, पृथ्वी पर रहने वाले परिमित और मूल बिंदु से होकर जाने वाले अपरिमित। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल्स टू बी है या नहीं है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल्स टू बी और नॉट। मतलब आपको हर क्वेश्चन में दो सेट दे रखे हैं, a और b। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों इक्वल सेट है या नहीं है। अब इक्वल सेट आप कैसे चेक करते हो, पहले उनकी कार्डिनलिटी चेक करो, अगर कार्डिनलिटी इक्वल है तो एलिमेंट चेक करो, एलिमेंट भी इक्वल है तब तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो एक एक से चेक करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की कार्डिनलिटी कितनी है 4, इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है 4। ठीक है, इसका मतलब शायद हो सकता है, ठीक है, लेकिन कार्डिनलिटी इक्वल होने से काम नहीं चलेगा, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है a, यहाँ भी a है, ठीक, यहाँ क्या है b, यहाँ पर भी b है, यहाँ क्या है c, यहाँ पर भी c है, और यहाँ क्या है d, यहाँ भी d है। मतलब a b c d ये चार एलिमेंट जो इसके हैं वही एलिमेंट इसके हैं, a b c और d चारों के चारों एलिमेंट सेम है। और आपको पता है कि सेट को लिखने के लिए जो हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, उस टेबुलर फॉर्म में सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, उनका ऑर्डर आप उनका चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि a इक्वल्स टू b होगा, मतलब a और b दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल सेट होंगे। ओके, उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है 4, 8, 12 एंड 16, और इसमें क्या दिया हुआ है 8, 4, 16 एंड 18। अब आपको चेक करो, इसकी कार्डिनलिटी 4, इसकी कार्डिनलिटी 4, कार्डिनलिटी 4 है, मतलब शायद हो सकता है सेट इक्वल। अब चेक करो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ भी 4 है, ठीक, यहाँ कितना है 8, यहाँ पर भी 8 है, ये भी ठीक, यहाँ कितना है 16, यहाँ भी 16 है, ये भी ठीक, लेकिन यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर कितना है 18। मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में अलग अलग है। अब चाहे एक एलिमेंट अलग अलग हो चाहे कितने भी हो, ये सेट इक्वल नहीं होंगे। A नॉट इक्वल्स टू B। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो एक सेट है वो इसमें 12 है और इसमें कितना है 18 है। ठीक है, या तो इसमें 18 है तो इसमें भी 18 होता है, या फिर इसमें 12 है तो इसमें भी 12 होता है। अगर दोनों जगह ये भी एलिमेंट इक्वल होता तो ये सेट कैसे हो जाते, इक्वल सेट हो जाते, लेकिन अभी ये इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर है? अभी ये इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर? ओके, थर्ड देखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। और ये क्या बोल रहा है इधर बी में, x such that x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन और इक्वल्स टू 10 है। x such that x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 10। देखो इसने क्या बोला है, पॉजिटिव भी बोला है, इवन भी बोला है। ठीक है, पॉजिटिव इवन, तो देखो आप जीरो को तो इसमें शामिल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, और इवन की बात की है तो इवन कौन से हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और इक्वल का साइन लगा हुआ है इसलिए 10 भी इसमें आ जाएगा। तो 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पर भी कितना है 2, 4, 6, 8 और 10। इसका मतलब सीधा सा है कि ये दोनों भी कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्लियर है? थर्ड सेट भी कैसा होगा, इक्वल सेट, मतलब ये ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। x such that x संख्या 10 का गुणज है, x such that x is a multiple of 10। अब देखो 10 के मल्टीपल की जब हम बात करेंगे तो 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं। अब आप b को चेक करो, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, वो सारे तो आ गए, लेकिन साथ के साथ में ये भी आ रहे हैं जो 5 के मल्टीपल है, मतलब 15, 25, 35, 45, लेकिन ये तो 10 के मल्टीपल तो नहीं होते, सॉरी 10 के मल्टीपल तो नहीं होते हैं। जब यहाँ पर ये जो एलिमेंट आ रहे हैं और वो 10 के मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो सेट है वो इक्वल सेट नहीं होंगे। तो इसके लिए फोर्थ वाले के लिए आप लिख सकते हो a नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि फोर्थ जो क्वेश्चन था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास का एंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए।
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजंस, यानी आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों में ही दो दो सेट दे रखे हैं, तो इनमें आपको ये बताना है कि क्या ये इक्वल सेट हैं या फिर नहीं है। साथ में आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी आपको रीजन बताना है कि अगर ये इक्वल है तो क्यों है, इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। a equals to 2 and 3 और यहाँ पर है b equals to x such that x समीकरण x square plus 5x plus 6 equals to 0 का एक हल है। x such that x is a solution of this equation। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b और c तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं और तीनों ही कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव दे रखे हो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि उसके उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, उसके सॉल्यूशन नेगेटिव आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नेगेटिव आएंगे, तो इसलिए अगर ये नेगेटिव होते तो इसका एक मतलब ये शायद पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट इक्वल होगा। लेकिन ये तो बात तब हो गई जब आपको ये चीजें पता हो। मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, भाई हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना, तो हम मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर पता नहीं है तो आप इसके सॉल्यूशन निकाल तो सकते हो, है ना, निकाल तो सकते हो। तो देखो इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, मैं इधर निकालता हूँ, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो देखो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आया और प्लस या माइनस करने पर 5 आया, तो 2 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। तो देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से कॉमन x आया तो अंदर बचेगा x प्लस 2, प्लस यहाँ से कॉमन 3 आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 वापस कॉमन लो तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग आप 0 के इक्वल रखोगे तो देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, -2, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। कहने का मतलब है कि अगर आप इस सेट की टेबुलर फॉर्म बनाते हो तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, -2 एंड -3। क्लियर है, -2 एंड -3 ये दो एलिमेंट इसके होंगे। 2 और 3 तो एलिमेंट सेट ए के भी हैं, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए। और रीजन भी हमने बता दिया, इसकी टेबुलर फॉर्म लिख दी तो रीजन भी बता दिया कि क्यों इक्वल नहीं है। तो a नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें, a इक्वल्स टू x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड b इक्वल्स टू y सच दैट y शब्द वॉल्व का एक अक्षर है, b इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। अब इन दोनों की आप पहले टेबुलर फॉर्म बना लो। जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो पहले आप क्या करोगे, इनकी टेबुलर फॉर्म बना लो। तो देखो मैं ऊपर से ये पहले क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं जो हमने कर लिया है। ठीक है, अब देखो जब आप इनकी टेबुलर फॉर्म बनाओगे तो देखो फॉलो की टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, आपने सबसे पहले लिया f, फिर लिया o, फिर लिया l, उसके बाद देखो l नहीं आएगा क्योंकि ये पहले आ चुका है, फिर o भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी पहले आ चुका है, तो अब क्या जाएगा w। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। इसी तरह से आप वॉल्व की जब टेबुलर फॉर्म बनाओगे तो क्या जाएगा, W, O, L और F, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो, तो इसलिए चारों के चारों ये की यही आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ L है, यहाँ भी L है, और यहाँ W है, यहाँ भी W है। मतलब चारों के चारों एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल एलिमेंट है तो दोनों सेट भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सेकंड जो क्वेश्चन था उसके दोनों सेट इक्वल है, फर्स्ट के इक्वल नहीं थे। रीजन समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसी के साथ में हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। ठीक है, मैं ये नीचे जो मैंने सॉल्यूशन किया था इसको इरेज कर देता हूँ, सॉल्यूशन को ये लो, ये मैंने सॉल्यूशन को इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट फाइंड आउट करने हैं, तो इक्वल सेट के लिए मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दोनों सेट में। तो देखो पहला सेट देखो 2, 4, 8 और 12, क्या ऐसा कोई सेट है, देखो यहाँ पर 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, लेकिन 2 के बजाय यहाँ पर क्या है 14 है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो a के इक्वल हो।
बी को चेक करो 1 2 3 4। अब देखो बी 1 2 3 4 है, डी क्या है 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 1 2 3 4 चारों के चारों सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि एक तो सेट बी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी हो गया। ए सेट किसी से मैच हुआ नहीं, बी किससे मैच हो गया, डी से। उसके बाद में सी देखो 4 8 12 और 14, तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें ये के ये एलिमेंट हो, तो ये किसी से मैच नहीं हो रहा। डी को हमने चेक कर लिया, डी बी से मैच हो चुका है। उसके बाद में ई देखो -1 और 1, और जी क्या है 1 और -1, इसका मतलब ये हुआ कि ई इक्वल्स टू क्या हो गया, जी हो गया, क्योंकि 1 और 1 लिखो या 1 और -1 लिखो, बात एक ही है, दो एलिमेंट और दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसलिए ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एफ देखो 0, ए, तो 0, ए कहीं भी नहीं है, इसलिए ये किसी से मैच नहीं होगा। जी तो मैच हो ही चुका है। एच 0, 1 किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है, तो इसलिए ये भी किसी से मैच नहीं होगा। तो आपके पास टोटल जो 8 सेट दे रखे थे, उन 8 सेट में से एक तो सेट बी डी के इक्वल है और एक सेट ई किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस सारे आपके समझ में आ चुके होंगे और ये कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो टाइप्स ऑफ सेट जो हमने पढ़े थे उन पर बेस्ड थे। अब कल की क्लास में हम आगे के टाइप ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं, अब आगे के टाइप ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को तो यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, नए जोश, नए जुनून, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।